प्रिय विद्यार्थियों, कल हाइकिंग के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के बारे में बताया गया। अब इसके बाद में जब समतल तरंगाग्र किसी प्रकाशिक युक्ति पर आपतित होता है तो अपवर्तित या परावर्तित तरंगाग्र कैसा होगा, ये देखिए। नंबर 1 लेते हैं, प्रिज्म से समतल तरंगाग्र का अपवर्तन। देखिए, इसमें ये प्रिज्म है और ये समतल तरंगाग्र प्रिज्म पर आपतित कराते हैं। ये समतल तरंगाग्र ये प्रिज्म है। अब देखिए क्या होता है कि प्रिज्म में विभिन्न पारदर्शक माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। माध्यम जितना सघन होता जाता है, प्रकाश का वेग उतना ही कम होता जाता है। तो कांच माध्यम में, इस प्रिज्म माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। अब देखिए, इस प्रिज्म के निचला जो आधार भाग होता है, इसमें कांच सघन माध्यम की जो लंबाई है वो अधिक होती है। तो जैसे ही समतल तरंगाग्र इस पर आपतित होता है तो प्रिज्म के निचले भाग से विचलन बहुत अधिक होता है, जबकि ऊपर वाले भाग से विचलन कम होता है। और इससे निर्गत होने के बाद में हमें झुका हुआ समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। झुका हुआ समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। इसके बाद नंबर 2, लेंस से अपवर्तित तरंग। इसमें देखिए कि ये उत्तल लेंस है और ये समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ। तो लेंस के ऊपरी और निचले किनारे जो हैं ये पतले होते हैं, तो तरंगाग्र का प्रकाश किरणें इससे पहले निर्गत होती हैं और ये तरंगाग्र मोटे वाले भाग, बीच वाले भाग से किरणें बाद में निर्गत होती हैं। ये और इससे ऊपर वाले भागों से प्रकाश किरणें पहले निर्गत होती हैं। तो इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार अवतल लेंस से देखिए, उत्तल अवतल लेंस, ये समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ। तो इस लेंस से समतल तरंगाग्र का अपवर्तन होगा। अपवर्तित तरंगाग्र देखिए, प्रिज्म का निचला भाग पतला है तो इससे प्रकाश किरण पहले निर्गत होगी और ऊपर और नीचे वाले किनारे जो हैं ये मोटे हैं, तो इनसे प्रकाश की किरण बाद में निर्गत होगी और इस प्रकार से गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। इसके बाद दर्पण से नंबर 3 स्थिति, दर्पण से समतल तरंगाग्र का परावर्तन। इसमें देखो कि जैसे ये अवतल लेंस, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, यह समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ। समतल तरंगाग्र। अब देखिए, किनारों से प्रकाश किरण का परावर्तन पहले होता है और मध्य भाग से परावर्तन बाद में होता है। तो किनारों से परावर्तित किरण यहाँ पहुँच जाती है और इस प्रकार से ये परावर्तित तरंगाग्र बनता है। इसके बाद ये उत्तल दर्पण है
उत्तल दर्पण, ये समतल तरंगाकर इस पर आपतित हुआ, समतल तरंगाकर। बीच वाले भाग से परावर्तन सबसे पहले होता है और किनारों से बाद में होता है। तो किनारों से प्रकाश की किरण यहाँ परावर्तित होकर पहुंचती हैं, जबकि बीच वाले भाग से परावर्तन पहले होने के कारण किरण यहाँ पहुंच जाती है और इस प्रकार से गोलीय तरंगाकर प्राप्त होता है। अब इसके बाद में समतल दर्पण से, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, समतल दर्पण पे ये समतल तरंगाकर आपतित कराया, ये आपतित कराया, तो इससे परावर्तित तरंगाकर जो होगा वो भी समतल ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकाश किरणें एक साथ आपतित होती हैं और परावर्तन क्रिया भी एक साथ होती है। तो परावर्तित तरंगाकर भी कैसा होगा? परावर्तित तरंगाग्र समतल प्राप्त होता है, समतल। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकाशिक युक्तियों से परावर्तित आपतित समतल तरंगाग्र परावर्तन के बाद प्राप्त होता है। इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखिए, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित मतलब मिलती है, तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप बनी परिणामी तरंग का विस्थापन अध्यारोपित होने वाली तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योगफल के तुल्य होता है। माना अध्यारोपित होने वाली तरंगों के विस्थापन सदिश y1, सदिश y2, सदिश y3, सदिश y4 डैश डैश सदिश yn। तो तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप बनी परिणामी तरंग का विस्थापन जो होगा अध्यारोपित होने वाली तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योगफल के तुल्य होता है। अब इस अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी तरंग बनती है, परिणामी तरंग का विस्थापन निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति पर। नंबर 1, आवृत्ति पर। नंबर 2, आयाम पर, दोनों तरंगों के आयाम पर। नंबर 3, दोनों तरंगों में कलांतर पर। और नंबर 4, दोनों तरंगों की संचरण दिशा, संचरण दिशा पर परिणामी तरंग का आयाम निर्भर करता है। इसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? यह घटना होती है, प्रकाशीय घटना, जब दो समान आवर्ती व समान तरंग दैर्घ्य वाली कलासंबंध प्रकाश तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, अर्थात माध्यम में प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। नंबर 1, समकोषी व्यतिकरण। जब दो समान आवर्ती व समान तरंग दैर्घ्य वाले कलासंबंध तरंगे माध्यम एक ही दिशा में संचरित होकर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग का विस्थापन तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। ऐसे व्यतिकरण को समकोषी व्यतिकरण कहते हैं। तथा समकोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए माध्यम में तरंगों में जो कलांतर है वो पाई का समगुणज, पाई का समगुणज अर्थात 2n पाई या पथांतर λ/2 का समगुणज होना चाहिए या लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज, लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए।
नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, जब दो समान आवर्ती व समान तरंग दैर्घ्य वाली कला संबंध प्रकाश तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होकर विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में परिणामी तरंग का विस्थापन तथा प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं तथा विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होने के लिए अध्यारोपित तरंगों में कलांतर पाई का विषम गुणज होना चाहिए। पाई का विषम गुणज अर्थात 2n-1 पाई तथा पथांतर लैम्डा पाई 2 का विषम गुणज अर्थात 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। उसी स्थिति में विनाशी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। धन्यवाद।